नई सरकार ने श्रम कानूनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 29 जो श्रम कानून हुआ करते थे, उनकी जगह 4 लेबर जो कोड्स हैं, अलग-अलग कोड्स हैं, उनको लागू कर दिया है, जिसमें आपको बता दें कोड ऑन वेजेस है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन कोड है। तो इन 4 कोड को लागू किया, जो कि 29 श्रम कानूनों की जगह लेने जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आज़ादी के बाद कई ऐसे कानून थे जो कि जिनकी अब ज़रूरत नहीं थी, और बदलते परिवेश में, बदलते माहौल में और जिस तरीके से औद्योगिक विकास बढ़ रहा, उसके चलते नए श्रम कानूनों की देश में दरकार थी। हालांकि ये लंबे समय से पेंडिंग था, 2019 में ही ये प्रस्ताव आया था, लेकिन अब जबकि ये कोड लागू हो रहा है, सरकार ने नोटिफाई कर दिया। हालांकि राज्य सरकारों को अपने तरफ से नियम कानून बनाना है, लेकिन देश में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो इसे लेकर नाराज़ हैं। उनको लगता है कि अचानक सरकार ने, क्योंकि वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे और उनकी नाराज़गी निकल कर आई है, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार इस पर पुनः विचार करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन देश में ट्रेड यूनियन जो है वो खड़ा करेंगे इसे लेकर। तो हमारे साथ बात करने के लिए एटक की जनरल सेक्रेटरी जो है अमरजीत कौर, वो जुड़ी हैं। वो बताएंगे कि किन बातों पर वो विरोध कर रही हैं, क्यों नाराज़ हैं, जिस तरीके से सरकार ये 4 कोड लेकर आई है। मैम, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। हमने देखा आपने एक रिलीज़ शाम को जारी किया जब सरकार ने ये 4 लेबर कोड को नोटिफाई किया। आप इसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि लगातार आप लोग सरकार से इसे लेकर संवाद कर रही थी? देखिए, 2019 में कोड ऑन वेजेस आया था और 2020 में जब पीक पे था कोरोना और पार्लियामेंट में अपोजिशन भी वॉकआउट पे चल रही थी, तब 3 कोड लाए गए थे 2020 में। ये हम लोग 2019 से ही विरोध कर रहे थे। हमने 5 हड़तालें की इस पीरियड में। 2019 में 8-9 जनवरी की 2 दिन की हमारी हड़ताल थी। फिर 2020 में हमने 26 नवंबर को हड़ताल की, जब ये कोड्स बाकी के 3 भी ले आए। उसके बाद हमने फिर से हड़ताल की 2020 में 26 नवंबर को करने के बाद हमने 2022 में फिर से हड़ताल की, 2 दिन की। और फिर हमने फरवरी 2023 में मैस मोबिलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक प्लस किसानों की तरफ से 9 जुलाई को अभी हमने हाल ही में हड़ताल की, जिसमें 25 करोड़ के करीब वर्कर शामिल हुए। तो हम लगातार विरोध में थे, पर हमारा कंटेंशन स्ट्रॉन्ग ये था कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद किसी भी लेबर लॉ को चेंज करना है या बनाना है तो स्टेक होल्डर्स के साथ पहले बात की जाती है, ड्राफ्टिंग स्टेज से। तो ड्राफ्टिंग स्टेज से ही बात होके फिर एम्प्लॉयर से होती है, उसके बाद फिर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बैठकर हम लोग फाइनल करते हैं कि इस कानून में क्या चेंज होगा या ये नया कानून आएगा। इस गवर्नमेंट ने इस किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। फिर वो पार्लियामेंट में भी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर भी अपोजिशन डिस्कस नहीं कर पाई। तो इस बैकग्राउंड में हम लोग इसको लगातार अपोज कर रहे थे और हमको ये सूझने लगा कि इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालना शुरू किया है और बिट बाय बिट अलग अलग लॉज को लेके, नाइट शिफ्ट को लेके, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट को लेके, वर्किंग आवर्स को लेके ये स्टेट गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालना शुरू किया कि इन कोड्स के इन प्रावधानों को अपनी स्टेट्स में लागू करो। वो प्रोसेस भी शुरू हुई तो हम स्टेट्स में भी विरोध कर रहे थे और सडनली ये लॉज लेके आए हैं। अब इनको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा गया कि आप कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आइए। मेरी प्रतिक्रिया है कि कॉलोनियलिज्म, हम जब गुलाम थे उस गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए हमने ये कानून लिए। ये कॉलोनियल माइंडसेट नहीं है, बल्कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हम लड़के लिए और थोड़े से कानून उससे पहले लिए, बाकी के कानून हमने आज़ाद भारत में लिए। यहाँ की सरकारों से लड़ करके हमने हासिल किए, केंद्र और राज्य की सरकारों से। हमारा इल्ज़ाम ये है कि आप कॉलोनियल एरा में हमें वापस ले जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मसविदा जो सरकार का है, ये हमें 100-150 साल पीछे फेंकना चाहता है। ये हमारी सबसे पहले इसके ऊपर ऐसा रिएक्शन मैम, है। अगर आप जब बोल रही हैं कि ये 100-150 साल पीछे हमें ले जा रहा है, ऐसा आपको क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि
1886 में वर्किंग आवर्स की लड़ाई पूरी दुनिया में शुरू हुई, हमारे देश में भी शुरू हुई। उस लड़ाई के लड़ते लड़ते मे डे की शुरुआत हुई, शहीदों को सलाम देने के लिए जो मारे गए थे उस संघर्ष में। और उसके बाद जब 1919 में इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ, तो पहला कन्वेंशन नंबर 1 ही वर्किंग आवर्स पे था। तो जो दुनिया भर के मज़दूरों ने लड़ा, देश के मज़दूरों ने लड़ा कि 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे परिवार के लिए, वो लड़ाई 1919 में जीती गई, क्योंकि पहली कन्वेंशन वो बनी। इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया, प्री इंडिपेंडेंस भी, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उसको एक्सेप्ट किया गया और हिंदुस्तान के कानूनों को उसके हिसाब से लगाया गया। तो ये हमें वापस खींचने की बात है, जब 8 से 12 घंटे की बात आप कर रहे हो। इन्होंने ये भी कहा है कि 48 ही लेकिन घंटे हफ्ते 48 घंटे रहेंगे, ये इन्होंने कहा है। पर आपको नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट याद है? वो बोले कि आप जो है 70 घंटे कर दीजिए। फिर एक सुब्रमण्यम जी बोले वो 90 घंटे की बात करने लगे। और फिर आप ये कह रहे हैं कि जो ओवर टाइम है वो डबल होगा। ये आप तो नहीं कर रहे हैं, वो तो कानून में पहले से है ओवर टाइम। और लेकिन वो वर्कर की चॉइस है, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है, ये भी पहले से है। आप कौन सा नया कर रहे हो? ये 48 घंटे की जो ये बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ संगठित क्षेत्र में लागू हो पाएगा। ओवरऑल तो ऑलरेडी भी वर्कर जो है वो 60-65 घंटे कर रहा है, उसको वेतन नहीं मिल रहा है पूरा। वो कितना है? 93%। आप 7% वर्क फोर्स के लिए कानूनों को 100% वर्क फोर्स का मान नहीं सकते ना। तो इसलिए जो इन्होंने काम के घंटे का कहा, फिर हमारा जो कंपनसेशन एक्ट था उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ें थी। फिर हमने जो एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो पनिशमेंट्स कानूनों में हासिल की थी, उनको इन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। ये बार बार कह रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, छुपा तो नहीं रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो ये ले दे के ये जो कानून है कॉरपोरेट सेक्टर को ही बढ़ावा देने के लिए हैं। कल से मैम हम देख रहे हैं, जब से सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया, कॉरपोरेट्स, नास्कॉम का स्टेटमेंट मैं देख रहा था और भी अलग अलग फेडरेशंस के देख रहे हैं, सभी सरकार के इस पहल का, इवन डीजी ILO जो है इंटरनेशनल लेबर, वो भी इसको वेलकम कर रहे हैं। तो भारत के ट्रेड यूनियंस क्यों विरोध कर रहे हैं? एक और मेरा सवाल, आप इस पर जवाब दीजिएगा। पहले था कि किसी कंपनियों को अगर छटनी करना है तो पहले 100 सिर्फ जो कर्मचारी थे तो उनको सरकार से परमिशन लेना था, अब उस लिमिट को 300 कर दिया गया है। ये आपको इसके पीछे का क्या मंशा नज़र आती है? और अब जो 300 से कम वाले हैं उनको तो सरकार निकालने के लिए सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत है, उसके ऊपर वाले। लेकिन हाल में हमने देखा TCS, इन्फोसिस जैसे कई कंपनियों में हज़ारों ले ऑफ भी देखने को मिले हैं और सरकार उस समय खामोश रही है। तो इस पे ज़रा विस्तार से। ऐसा है कि एम्प्लॉयर्स तो खुश हैं क्योंकि एम्प्लॉयर्स की इच्छा के हिसाब से किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, ये 100 से 300 थ्रेशोल्ड जो किया है, इससे जो सारी इंडस्ट्री वो 100 की लिमिट में आ रही थी, ये 100 से 300 होते ही उसमें से ऑलमोस्ट 70% इंडस्ट्री कानून से बाहर हो जाएंगे। तो कितना बड़ा निकालने के लिए हायर एंड फायर वो कर सकते हैं, हायर एंड फायर करेंगे, आपको कोई जवाब नहीं देना। आप क्लोजर कर लेंगे, आपको कोई जवाब नहीं देना। आप कंपनसेशन देंगे नहीं देंगे ये आपकी मर्जी है, 300 प्लस पे। तो आप 70% वर्क फोर्स को जो मिले हुए कानून में सुरक्षा थी उससे बाहर कर रहे हैं। पहली बात तो ये, तो एम्प्लॉयर्स खुश है, जॉब सिक्योरिटी खतरे में है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सबको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी फिर जॉब सिक्योरिटी पे खतरा डाल रहा है, क्योंकि फिर हर एम्प्लॉयर की इच्छा होगी, वो क्यों खुश है आज, हर एम्प्लॉयर की इच्छा होगी कि हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ही देंगे। उसका मतलब क्या है? यूनियंस को पीट दो। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यूनियन नहीं बना पाएगा, उनको ये कंडीशन रहेगा, वो अपनी जॉब को बचा के रखना चाहेगा, वो उम्मीद रखेगा कि 3 साल के बाद भी शायद उसको गुंजाइश रहे। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये वॉश आउट है टोटली जॉब सिक्योरिटी का और कलेक्टिव बार्गेनिंग का।
तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो उसका राइट था वेजिस के लिए, वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए, उसके पेंशन के लिए, उसके ESIC के लिए, उसके PF के लिए, उस सब को वॉश आउट कर दिया है इन्होंने। तो कह ये रहे हैं कि हम सबको हमने शामिल कर लिया है। जैसे वेज कोड पे क्या कह रहे हैं, वो मिनिमम वेज पे क्या बोल रहे हैं, मिनिमम वेज पे वो ये कह रहे हैं कि सारे शामिल हो गए, पहले शेड्यूल था। अब सारे शामिल हो गए, पहले शेड्यूल था, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट तो उन पे लागू होता है जो फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड है, जो कानून के दायरे में आएंगे। उनको भी आपने बाहर फेंका, सिर्फ उनको ही नहीं फेंका जिनको 100 से 300 किया है, उनको भी फेंक दिया। जो 10 से 20 किए हैं, 20 से 40 किए हैं विदाउट पावर और विद पावर वाले, उनको भी सफाचट कर दिया। तो वो उनमें भी ऑलमोस्ट 60-70% वो जो फैक्ट्रीज थी वो लेबर लॉ से बाहर होने वाली हैं। तो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से राइट्स लिखे हैं, उन बातों को कहने से और लिखने से तो लागू नहीं हो जाता ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू एसोसिएशन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, मैटरनिटी बेनिफिट सबको कवरेज है, बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो नहीं है। तो ये जो इंस्पेक्टर सिस्टम है उसको फिनिश कर रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि ये कानून लागू हो तो फिर आप फैसिलिटेटर क्यों बन रहे हैं, आप रेगुलेटर क्यों नहीं है लेबर मिनिस्ट्री। तो एक ही स्ट्रोक में इन्होंने अपसाइड डाउन कर दिया है, हमें वहाँ कॉलोनियल एरा में ले गए हैं जहाँ पर कोई जवाबदेही सरकारों की नहीं है, लेबर विभागों की नहीं है, और वर्कर्स को उनके हाल पे छोड़ने की बात है। हम ये कहेंगे कि ये गुलामी की तरफ बढ़ाने का है। शब्द इस्तेमाल किया है वर्कर सेंट्रिक, ये वर्कर सेंट्रिक नहीं है, ये एम्प्लॉयर सेंट्रिक है। मैम, एक गिग वर्कर्स का मुद्दा क्योंकि लगातार कल से चर्चा में है। गिग वर्कर्स को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं था, लेकिन अब जो भी कंपनियां जो एग्रीगेटर्स हैं उनको 1 से 2% जो है अपने टोटल टर्नओवर का उनके लिए प्रोविज़न करना होगा। ये इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत चैलेंजेस हैं गिग वर्कर्स के साथ? देखिए, हम जानते हैं कि ऐप बेस्ड वर्कर्स जो हैं, गिग वर्कर्स जो हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। पहली बात तो ये है, क्या गवर्नमेंट तैयार है उनको वर्कर का स्टेटस दिलाने के लिए? उनको वर्कर का स्टेटस नहीं है। और आप सोशल सिक्योरिटी में कवरेज के नाम पे कह रहे एग्रीगेटर से लेंगे। आपने बीडी का सेस बंद कर दिया लेना GST लगाने के बाद। आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो सेस है रुका हुआ है, ढेरों पड़ा हुआ है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं कि सब पे नहीं करते हैं। आपका जो लागू करवाना है वो फेलियर है। हमारे देश के अंदर कानूनों को लागू करवाना, जब तक वर्कर यूनाइट होके, यूनियनाइज होके सड़क पे नहीं आता है, लड़ता नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उसमें भी हमें दिक्कतें थी। तो अब गवर्नमेंट का ये कह देना कि एग्रीगेटर दे देंगे, उसकी कोई गारंटी क्या करने वाला। हमारा कहना है कि गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी वर्कर का स्टेटस दो और फिर उनको सारे लेबर लॉज में कवरेज दो। हम कोई ये कहेंगे कि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिले। जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, आउटसोर्स वर्कर्स को नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि 90% से ज़्यादा वर्कफोर्स सोशल सिक्योरिटी के दायरे से आज बाहर है। गवर्नमेंट इसका जवाब दे। उसके अंदर अब गिग वर्कर्स को भी ये कह रहे हैं हमने सोशल सिक्योरिटी में शामिल कर दिया। ये सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल की बात करते हैं। फंड्स कहाँ से आएंगे बाकी सबके लिए? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कफोर्स है उसकी कोई बात नहीं। हम समझते हैं जो सोशल सिक्योरिटी की हमारी स्कीम्स है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ESIC, प्रोविडेंट फंड की, BD की, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, मिनरल बोर्ड की, ऐसे ही फिशरीज बोर्ड है, ऐसे स्टेट्स के अंदर वेलफेयर बोर्ड्स है जिनका बाकायदा कहाँ से पैसा आएगा और कैसे डिस्बर्स होगा, लॉज बने हुए हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए भी फिर आप लॉ बनाइए ना नेशनल लेवल पे। राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया, अब जो गवर्नमेंट आई उसने रोक दिया। कर्नाटका गवर्नमेंट बना रही है, वो भी कमज़ोर है। केरला गवर्नमेंट कह रही है हम बनाएंगे इस पे, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तेलंगाना वाले कर रहे हैं, आंध्रा वाले कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। तुम सेंट्रली लॉ लाओ, उनको वर्कर का स्टेटस दो। तो हम ऑलरेडी गिग वर्कर्स की बात तो हम कर ही रहे थे कि उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उनका पीस रेट कम हो जाता है, उनका टाइमलाइन मेंटेनेंस की बात होती है, उनको कहीं कहीं बैठने की जगह नहीं है,
वो सारे कष्ट हम जानते हैं गिग वर्कर्स के, ऐप बेस्ड वर्कर्स के। तो मैम, हाँ, आपने गिग वर्कर्स को लेकर कहा क्योंकि उनको लेबर्स का दर्जा नहीं मिला हुआ है, लेकिन अब यहाँ से ट्रेड यूनियंस, क्योंकि 10 ट्रेड यूनियन सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सीटीयू के नीचे जो आते हैं, अब आप लोग की क्या रणनीति होगी? सरकार तो ये बहुत बड़ा फैसला ले आई, प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका दौरे पे हैं, लेकिन वहाँ से वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसको एक ऐतिहासिक बता रहे हैं। यहाँ से ट्रेड यूनियंस का अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से ये बातें आगे लेकर जाएंगे आप? देखो, जो इन्होंने ये भी बोल दिया है कानून में, जो कोड का, वेज का कोड का है, इसमें उन्होंने कहा है जो फ्लोर लेवल वेज होगी उससे नीचे कोई नहीं देगा। और फ्लोर लेवल वेज इन्होंने 2019 में क्या डिक्लेयर की, 178 रुपये, जो बहुत बड़ा मजाक है। अब अगर फ्लोर लेवल वेज की आप बात करोगे तो फिर वो बात करो ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए तय करती है, जो 2016 के उस वेज के इशू के ऊपर आपने 18,000 घोषित की थी, जो अब जाकर के शायद इस 10 साल में 26,000 होगी। आप 178 रुपये को अगर आप 200-250 कर भी दोगे तो जिन स्टेट्स में ऑलरेडी मिनिमम वेज ज़्यादा दी जा रही है उनको, वो तो उसको लागू नहीं करेंगे एम्प्लॉयर्स, क्योंकि उनके ऊपर कोई कानून की कार्रवाई नहीं हो सकती। वो तभी कार्रवाई होगी अगर फ्लोर लेवल वेज से नीचे होंगे। हम ये समझते हैं कि ये बॉन्डेज की तरफ हिंदुस्तान को धकेला जा रहा है। प्रधानमंत्री जो मर्जी कहें, लेबर मिनिस्टर जो मर्जी कहें, ये इन्होंने मजदूरों पे गाज गेरी है। हम ऑलरेडी इनका विरोध कर रहे थे। अब इस 26 नवंबर को हमने ट्रेड यूनियंस ने और किसानों ने मिलकर के प्रतिरोध दिवस, क्योंकि उस दिन इन्होंने कोड लागू किए, उस दिन किसान दिल्ली की तरफ मूव किए थे, उनके भी कष्ट हैं, हमारे भी कष्ट हैं। दो ही तो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, गांव और शहर को मिला के। उन प्रोडक्टिव फोर्सेस पे एक भयंकर गुलामी की तरफ धकेलने वाला हमला बोला गया। हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि आप हमें गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हो। आप जितने मर्जी अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए सरकार की तरफ से, पर हम समझते हैं गुलामी की तरफ। इसलिए ट्रेड यूनियंस अब कमर कसेंगी। एक तो हमने हदायत दी है कि मंडे से ही हर जगह के ऊपर अपना प्रतिरोध किसी न किसी रूप में, मीटिंगों में, इसमें उसमें और वर्कर्स में एक्सप्लेन करने के अभियान को तेज करें, और 26 तारीख की जो मोबिलाइजेशन है उसको बड़े पैमाने पे करें। ये दुनिया के पैमाने के ऊपर जो सारे परिवर्तन आ रहे हैं न्यू लिबरल इकोनॉमी के, उसको देखते हुए हम भी चाह रहे थे कि लेबर रिफॉर्म्स हों, लेकिन हमारे लेबर की प्रोटेक्शन के वास्ते। लेकिन गवर्नमेंट उन लेबर रिफॉर्म्स को ला रही है हमारी प्रोटेक्शन की बजाय दुनिया के कॉरपोरेट्स जो यहाँ पूंजी लगाएंगे और हिंदुस्तान के कॉरपोरेट्स जो यहाँ पर पूंजी लगाते कम हैं, हमारे बैंकों का पैसा ज़्यादा लूटते हैं। तो उस स्थिति के अंदर हम कोई बहुत ये सरकार तो स्वागत करेगी क्योंकि उन्होंने रखा है, एम्प्लॉयर्स स्वागत करेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियंस इसको समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसलिए जितनी हमने अब लड़ाइयाँ लड़ रही हैं उससे बड़े पैमाने पे हम मैदान में उतर के 26 तारीख के बाद ये संघर्ष बढ़ेंगे। हमें चाहिए इंडस्ट्रियल पीस, दुनिया के इस वातावरण में इंडस्ट्रियल पीस चाहिए, ठीक है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल पीस को डिस्टर्ब करेंगे ये जो लेबर कोड्स है। दूसरा, हमें चाहिए कि जो 93-94% लेबर फोर्स सारे लेबर लॉ प्रोविजन से बाहर है और ये लेबर कोड्स और भी उन पे खतरा बढ़ाएंगे, तो उस लेबर को एड्रेस किया जाए। कह देना कि सब सोशल सिक्योरिटी में कवर हो जाए, कहने से कवर होता है कोई? उसके लिए आपको इंतज़ाम ना करना पड़ता है कि आप कहाँ से करेंगे। तो कोई बजटरी प्रावधान नहीं, कुछ नहीं। तो लड़ाई आने वाले दिनों में तेज होंगी। ट्रेड यूनियंस ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। शुक्रिया मैम, आपने विस्तार से बात बताई। तो अमरजीत कौर जी, उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि सरकार के इस रुख के बाद अब जबकि जो लेबर कोड्स हैं, वेज कोड है, उसको नोटिफाई कर दिया गया है, तो बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है। अलग अलग शहरों में ये लोग 26 नवंबर के बाद प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन साफ तौर पे इनको आपत्ति है कि कई बातों पे आपत्ति है। इससे कॉरपोरेट्स का फ़ायदा, कॉरपोरेट्स अपना फ़ायदा बता ही रहे हैं, इसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इससे वर्कर्स का नुकसान बता रही हैं, उनके हितों का नुकसान होगा, उनकी सुरक्षा जो है वो खतरे में है। तो इन तमाम बातों को देखते हैं आगे क्या रुख लेबर यूनियन का रहता है और किस तरीके से ये प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन सरकार जो है 29 श्रम कानूनों को ख़त्म कर अब नया 4 कोड लेकर आएंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और रोज़गार पर पड़ता है। कैमरा नदीम अहमद के साथ मनीष कुमार, द फेडरल देश के लिए, दिल्ली से।